तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्कृति उपागम। ठीक है, मैं पहले कुछ लाइनें लिख दे रहा हूं। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक गत्यात्मकता और राजनीतिक सक्रियता को समझने के लिए राजनीतिक संस्कृति उपागम का अस्तित्व। ठीक है, अभी समझेंगे हम एक एक लाइन इसकी, आप लोग साथ साथ लिख भी सकते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार, ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक गत्यात्मकता, डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल डायनेमिक्स या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको, और राजनीतिक सक्रियता, पॉलिटिकल, इसको हम एक्टिविटी बोल सकते हैं, पॉलिटिकल हम इसको एक्टिवनेस बोल सकते हैं। ठीक है, को समझने के लिए राजनीतिक संस्कृति उपागम का अस्तित्व। आमंड के द्वारा 1956 में एक निबंध या लेख कह लीजिए उसको, जर्नल में छपा था, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम नाम से, एक निबंध या लेख के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति उपागम, या मुझे कहना चाहिए राजनीतिक संस्कृति पदबंध का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। राजनीतिक संस्कृति उपागम के अंतर्गत संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करके राजनीतिक विषयों को जानने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से व्यक्तियों के राजनीतिक, सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये, व्यक्तियों के राजनीतिक अभिमुखीकरण, व्यक्तियों के राजनीतिक अभिमुखीकरण और राजनीतिक मनोभावों को समझने का प्रयास किया जाता है।
ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं लाइनें वापस से। हमने सबसे पहले 3 शब्द दिए हैं और यहाँ हमने लिखा पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक गतिशीलता या गत्यात्मकता, राजनीतिक सक्रियता। ये अगर हमें जाननी है किसी राजनीतिक व्यवस्था की, व्यवस्था उपागम हम समझ चुके हैं। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है राज्य, समाज, राष्ट्र, सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, सरकार के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राजनीतिक संरचनाएं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आयोग, राजनीतिक दल, दबाव समूह और विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं उनकी, यानी विभिन्न प्रकार के फंक्शंस उनके, जैसे कि कानून का बनाना, कानून को लागू करना, जनमत का निर्माण करना, कानूनों की व्याख्या करना, न्याय प्रस्तुत करना, ठीक है, मतदान करवाना, मतदान के व्यवहार, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं राजनीतिक व्यवस्था के भीतर जो संचालित होती हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण, जिसको ईस्टर्न कहते थे, अगर हम इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो ईस्टर्न जिसको राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण कहते थे, तो पर्यावरण में कौन होते थे? लोग होते थे। वो लोग कहाँ से बिलोंग करते थे? समाज से, सामाजिक व्यवस्था से। मैंने बताया था आपको कि समाज एक बड़ी व्यवस्था है और उसके भीतर बहुत सारी उपव्यवस्था थी। एक आर्थिक थी, एक सांस्कृतिक थी, एक खुद सामाजिक थी और एक राजनीतिक थी। और वो जो समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उन लोगों का एक दृष्टिकोण, एक रुझान, या मुझे कहना चाहिए उनकी क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनका लेन देन राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ा रहता है। तो पर्यावरण के माध्यम से आगत आते थे, निवेश आते थे, इनपुट आते थे, और पर्यावरण के अंतर्गत ही वो निर्गत के रूप में, नीतियों के रूप में, नियम के रूप में पहुंच जाते थे। वहीं से फिर नए इनपुट आते थे, ये एक चक्र चलता था। तो ईस्टर्न जिसे पर्यावरण कहता है, आमंड वहां उसके लिए राजनीतिक संस्कृति शब्द का उपयोग करते हैं। यानी राजनीतिक संस्कृति का मतलब यह है कि कोई राजनीतिक व्यवस्था जिस पर्यावरण के भीतर संचालित होती है, जिस सामाजिक ढांचे के भीतर संचालित होती है, उस सामाजिक ढांचे की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं सामाजिक होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, तकनीकी होती हैं, शैक्षणिक हो सकती हैं, वैज्ञानिक होती हैं, राजनीतिक प्रकार की हो सकती हैं, वैचारिक प्रकार की हो सकती हैं। तो किसी समाज के सामान्य ढांचे के भीतर जो भी कुछ घटित होता है, उसको यदि समझ लिया जाए तो उस पर्टिकुलर देश की राजनीतिक व्यवस्था का न केवल ज्ञान हो सकता है, बल्कि उस देश की पर्टिकुलर राजनीतिक व्यवस्था के सामने जो भी चुनौतियां, जो भी द्वंद्व, जो भी दबाव, जो भी तनाव, जो भी संकट प्रस्तुत हो रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था उनका सामना सफलतापूर्वक कर पाती है और अपने उत्तर जीवन को, अपने सर्वाइवल को एस्टेब्लिश कर पाती है, अपनी प्राण रक्षा कर पाती है। राजनीतिक व्यवस्था टूटने से बच जाती है। और साथ ही राजनीतिक व्यवस्था का भविष्य क्या होगा, राजनीतिक व्यवस्था भविष्य में किस प्रकार का व्यवहार करेगी, इसका एक पूर्वानुमान और काफी हद तक सटीक विश्लेषण लगा पाना संभव हो जाता है। इसका मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो राजनीतिक संस्कृति का उपागम है, ये किसी राजनीतिक व्यवस्था को उसकी सामाजिक व्यवस्था पर आश्रित मानता है और उस सामाजिक व्यवस्था से मिलने वाले जो इनपुट हैं, उस सामाजिक व्यवस्था से प्राप्त होने वाले जो मूल्य, जो विश्वास, जो अभिरुचियां, जो अनुक्रियाएं, जो अनुभव, जो कुछ भी सामाजिक व्यवस्था से हमें प्राप्त होते हैं, यानी जो समाज की सामान्य संस्कृति के हिस्से हैं, उन सबको राजनीतिक व्यवस्था पर लागू करने का प्रयास करता है और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करता है कि एक ही समय में स्वतंत्र हुए विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक ढांचों में अंतर क्यों आया। कहीं किसी ने लोकतंत्र को अपना लिया, कोई कट्टर तंत्र, धर्मतंत्र में परिणित हो गया, कोई सैन्य तंत्र की ओर चला गया, कोई सर्वाधिकारवाद की ओर चला गया, किसी ने संसदीय लोकतंत्र को अपना लिया, कोई अध्यक्षीय लोकतंत्र की तरफ बढ़ गया, किसी ने एकात्मक व्यवस्था को अधिक पसंद कर लिया, कोई संघात्मक व्यवस्था के साथ चला गया, किसी ने शक्तियों के केंद्रीकरण को तवज्जो दे दी, कोई शक्तियों के विकेंद्रीकरण के साथ चला गया। कहीं पर जनसाधारण को व्यापक रूप से राजनीतिक व्यवस्थाओं में सहभागी बना लिया गया, कहीं जनसाधारण के बहुत बड़े वर्ग को उससे वंचित कर दिया गया, कहीं पर अभिजन प्रकार की ही जो व्यवस्था थी वो क्यों डेवलप हुई, कहीं पर जन प्रकार का जो समाज था वो क्यों डेवलप हो गया। यानी कि सीधा सीधा हिसाब है प्यारे विद्यार्थियों कि समाज जैसा होगा, राजनीति उसी का दर्पण हो गया। इसको समझने के लिए जो उपागम है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं ये लाइन, कि समाज जैसा है उसी का दर्पण राजनीति होगी।
यह समझने के लिए हमें उस समाज की संस्कृति को समझना होगा, और समाज की संस्कृति को समझने के बाद जब उसका उपयोग हम राजनीतिक मूल्यों, राजनीतिक विश्वासों, राजनीतिक मनोभावों, राजनीतिक प्रवृत्तियों, राजनीतिक रुझानों, राजनीतिक अभिमुखीकरणों पर करेंगे। अभिमुखीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिएंटेशन। मैं कई बार इस शब्द काम ले चुका हूं। ओरिएंटेशन का मतलब है कि किसी व्यवस्था के प्रति आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, इन सब का जो समुच्चय है उसे हम अभिमुखीकरण बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। आप विद्यार्थियों ने बीएड किया हुआ है, नेट किया हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड आप पढ़ के आते हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान आप लोग पढ़ते हैं, वहां पर यह शब्द काम में लाया जाता है, अभिमुखीकरण। यदि मैं सही समझ पा रहा हूं इस बात को, तो आप मेरा मंतव्य समझ रहे होंगे कि अभिमुखीकरण शब्द आपने पढ़ा है, और अभिमुखीकरण की बहुत सारी परिभाषाएं आपने पढ़ी होंगी। लेकिन मैं तो बिल्कुल सामान्य रूप में बता रहा हूं कि अभिमुखीकरण का मतलब है कि हमारा अभिमुखीकरण, हमारा झुकाव, हमारा रुझान, अभिमुखीकरण, मेरा स्वाभाविक रुझान, मेरा स्वाभाविक झुकाव, मेरी स्वाभाविक अभिरुचि, मेरा स्वाभाविक जो कंसर्न, मेरी स्वाभाविक चिंता किस चीज के प्रति है, और उसमें मैं किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करता हूं, कैसे अपनी भूमिका को लेकर आगे बढ़ता हूं, किस प्रकार की क्रियाओं को मैं तवज्जो देता हूं, ये सब मेरे अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन को प्रस्तुत करते हैं। तो जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की, हर समाज की एक संस्कृति हुआ करती है। संस्कृति क्या तत्व है? संस्कृति का मतलब है किसी भी संरचना के भीतर, किसी भी मानव समुदाय, मानव समाज के भीतर लोगों के दैनिक जीवन को, लोगों के दैनिक व्यवहारों को निर्धारित करने वाले विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, विभिन्न कारक हैं, जो उनके रहन सहन, खान पान, चाल ढाल, ओढ़ने पहनने, बिछाने, रीति रिवाजों को मनाने, वैवाहिक संबंधों को एस्टेब्लिश करने, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कारों को पूरा करने, वैवाहिक जो उत्सव हैं उनसे रिलेटेड, और उस व्यवस्था के लोगों की जो सोच है, जो उनका नजरिया है, जो उनकी क्रियाएं हैं, जो उनकी अभिवृत्तियां हैं, जो उनकी अभिरुचियां हैं, जो उनके मनोवृत्तियां हैं, जो उनके मनोभाव हैं, इन सबको जब मिला देते हैं तो इसे संस्कृति कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, संस्कृति का मतलब है कि किसी व्यवस्था के भीतर जो मानव समुदाय है, उस मानव समुदाय का रहन सहन, खान पान, चाल ढाल, ओढ़ना पहनना बिछाना, उसके कपड़े, उसकी भाषा बोली, उसके खाने पीने की व्यवस्थाएं, उसके आपसी संबंधों के जो निर्धारक हैं, जो उत्सव हैं, उसके जो धार्मिक संस्कार हैं, उसके जो लोगों से संबंध है, उसकी जो क्रियाएं हैं, और उनके जो विचार हैं, उनकी जो अभिरुचियां हैं, जो हॉबीज हैं, उनकी जो अभिवृत्तियां हैं, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड्स हैं, जो मनोवृत्तियां हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उनके, उन सबको जब मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सामान्य संस्कृति, जनरल कल्चर, ए कॉमन कल्चर। और वो जो सामान्य संस्कृति है, जब उस सामान्य संस्कृति को आधार बनाकर हम किसी सामाजिक ढांचे के भीतर विकसित हुई राजनीतिक प्रकार की व्यवस्था, उस राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न प्रकार के अंग, उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं, विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न भूमिकाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए जिस उपागम को अस्तित्व में लाना पड़ता है उसे राजनीतिक संस्कृति उपागम कहा जाता है। यानी सीधा सा हिसाब है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरफ यूरोप की जो शक्ति है, यूरोप का मानचित्र बिल्कुल बदल गया। यूरोपियन जो परंपरागत शक्तियां थी, उनका स्थान जो था वो दोयम दर्जे का हो गया, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो। एक अमेरिकी व्यवस्था जो है, उनको अमेरिकी व्यवस्था ने उनको रिप्लेस कर दिया, और वो सारी व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था का अनुसरण करने में लग गई। इसलिए हम कंबाइंड बोलते हैं आंग्ल अमेरिकी राज व्यवस्था है। अभी मैं बात करूंगा 4 प्रकार की व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्कृति को पढ़ा जाता है, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है। हाल फिलहाल के वर्षों में पेपर में क्वेश्चन आए हैं, बार बार कह रहा हूं, आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राज व्यवस्था, गैर पश्चिमी या अपश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था, और सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्था। बिल्कुल एग्जैक्ट लिखिए, याद कीजिए, क्वेश्चन आएगा। तो वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व का एक पटल चेंज हो रहा था, विश्व की जो सारी की सारी जो भागीदारियां, सारी की सारी जो व्यवस्थाएं चेंज हो रही थी, उनके अंतर्गत
हम जब देखते हैं तो उस व्यवस्था में एक तरफ यूरोप का मानचित्र चेंज हो रहा है और अमेरिका रिप्लेस कर रहा है उनको, अमेरिका महाशक्ति के रूप में आ रहा है। एक तरफ साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है, एक बिल्कुल नए प्रकार की विचारधारा जिसका सैद्धांतिक आधार हमको कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद में मिल रहा था, अब उसे व्यवहारिक धरातल पर उतार दिया गया था, पहले लेनिन के द्वारा, बाद में स्टालिन के द्वारा। और वो जो सोवियत संघ था उसने यूरोप के पूर्वी हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है, मध्य एशिया तक वो आ गया है, पश्चिम एशिया में वो बढ़ रहा है और विश्व का बहुसंख्यक जो मानव समुदाय है वो उस साम्यवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं आकर्षित भी हो रहा था। और एक था ऐसा विश्व जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के रूप में, दक्षिण अमेरिकन कैरिबियाई द्वीप समूह के क्षेत्रों में जो अभी नव स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा था, जहां अभी अभी उपनिवेशवाद का खात्मा हुआ था, जहां अभी अभी साम्राज्यवाद का खात्मा हुआ था, जहां अभी अभी विदेशी शक्तियां अपने आप को समेट कर गई थी, जहां अभी अभी राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हुए थे, जहां पर अभी अभी विभिन्न प्रकार के संघर्ष चल रहे थे, कुछ खत्म हो गए थे, कुछ नए चल रहे थे, जहां अभी अभी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाएं डेवलप हो रही थी, जहां अभी एक नए प्रकार का नौकरशाही सिस्टम डेवलप हो रहा था, जहां एक नए प्रकार की शैक्षणिक व्यवस्था अस्तित्व में लाई जा रही थी, जहां अभी लोगों को राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जा रहा था। राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण देना तो आगे की बात है, अभी तो तैयार किया जा रहा था, जहां लोग अब अपने खुद के भाग्य विधाता बनने की तैयारी में थे, लोग अपने आप को नई व्यवस्थाओं के अनुकूल ढालने का प्रयास कर रहे थे। विशाल का एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो तीसरे विश्व के रूप में, थर्ड वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन में राजनीति विज्ञान दूसरे समाज विज्ञानों से, समाजशास्त्र से, मनोविज्ञान से, लोक प्रशासन से, अर्थशास्त्र से कैसे पीछे रहता? क्योंकि राजनीति विज्ञान तो 2500 वर्षों से यही तो खोजना चाहता है कि मनुष्य एक व्यवस्था के भीतर क्यों रहता है, व्यवस्था से वो क्या चाहता है, व्यवस्था उससे क्या चाहती है, व्यवस्था में वो अपनी भूमिका को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है और व्यवस्था को किस प्रकार से बेहतर बना सकता है। क्योंकि अरस्तु ने कह दिया था ना 2300 साल पहले कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और श्रेष्ठ जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना है। यानी राजनीति विज्ञानियों का मुख्य काम है कि राज व्यवस्था के समक्ष जितनी भी चुनौतियां, जितने भी दबाव, जितने भी तनाव, जितने भी द्वंद्व, जितने भी संकट प्रस्तुत हो रहे हैं, कहां से प्रस्तुत हो रहे हैं? बाहर से। तो बाहर भी क्या है? पर्यावरण है, और भीतर भी पर्यावरण है। यानी जो भी समाज से जो भी अपेक्षाएं, जो भी आवश्यकताएं, जो भी हित, जो भी मांग, जो भी अभिवृत्तियां, जो भी अभिरुचियां, जो भी मनोभाव, जो भी बिलीफ सिस्टम प्रस्तुत हो रहे हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था, चूंकि राजनीतिक व्यवस्था के पास निर्णयकारी बल होता है, शक्ति, सत्ता, वैधता का बल होता है, कानूनी बल उसके पास होता है, एक प्रशासनिक राजनीतिक ढांचा उसके पास होता है, संरचना प्रक्रियाएं उसके पास होती है, तो वो किस प्रकार से अपना नजरिया प्रस्तुत करेगी समाज से आ रहे उन विभिन्न प्रकार के रुझानों के प्रति, जिसको मैंने अभिमुखीकरण का नाम यहां पर दिया। और मैंने क्या दिया? ये तो तुलनात्मक राजनीति के विद्वान ने दिया है, मैं तो उसको पढ़कर केवल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अभिमुखीकरण। और अगर इन अभिमुखीकरणों को समझ लिया जाए तो इससे ये समझ में आ जाएगा हमको कि अलग अलग देशों के राजनीतिक संरचनाओं में क्यों भिन्नता है, अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में क्यों भिन्नता है, अलग अलग देशों के राजनीतिक व्यवहारों में क्यों भिन्नता है, क्यों कुछ राष्ट्र विकसित, क्यों कुछ विकासशील, क्यों कुछ अल्प विकसित, क्यों कुछ अविकसित रह गए हैं, क्यों कहीं लोकतंत्र बड़ा स्थायी हो गया है, क्यों कहीं बार बार संविधान बदल रहे हैं, क्यों कहीं बार बार सैन्य तंत्र के माध्यम से या धर्म तंत्र के माध्यम से बलपूर्वक डीकूप हो रहे हैं। डीकूप होता है बलपूर्वक सत्ता परिवर्तन कर देना, डीकूप बोलते हैं उसको, फ्रेंच वर्ड। क्यों बलपूर्वक परिवर्तन? और कहीं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक माध्यमों से, चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवर्तन हो रहे हैं। क्यों कहीं का समाज शिक्षित होने में रुचि रख रहा है, क्यों कहीं का समाज प्रगतिशील और मुक्त प्रकार के विचारों को अपना रहा है, और क्यों किसी समाज में अभी भी रूढ़ियां और बद्ध प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और अगर जैसा समाज है वैसी राजनीति होगी। इसलिए कहीं की राजनीति बंदूकों के तले जो है विकसित हो रही है, और कहीं की राजनीति वोटों के माध्यम से विकसित हो रही है। पूरा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में देख लीजिए, और यही क्या विकसित विश्व में देख लीजिए, कहीं भी कहीं शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन हो जाते हैं, कहीं परिवर्तन के लिए विशेष प्रकार के हिंसात्मक साधनों को, विद्रोह प्रदर्शनों को शामिल करना पड़ता है। और आप समझिए ना मैं जो कह रहा हूं, हम तो बात कर रहे हैं 1960 के दशक की, क्योंकि 1956 में इन्होंने लिखा और 63 में आमंड और वर्बा की किताब आती है, सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, जहां ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली और मैक्सिको की राजनीतिक व्यवस्थाओं का शानदार तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष को निकालते हैं। ये
पेपर में क्वेश्चन आता है, ये 5 देशों का नाम देते हैं, इनमें से कौन सा उस अध्ययन में शामिल था या नहीं था। बहुत सरल उपागम है, इसलिए आराम से समझिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कुछ फिक्स चीजें हैं, 8-10 चीजें हैं फिक्स हैं, 4-5 परिभाषाएं उनको रट डालिए, ई नोट्स दे रखा है मैंने, 4-5 परिभाषाएं और कुछ 8-10 बिंदु हैं इसके, उनको रट डालिए अच्छे से और समझ लीजिए। अगर वो अपनी शैली में क्वेश्चन बना के देते हैं एग्जाम पेपर सेट करने वाले, अगर अपनी शैली का उपयोग करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं शब्दों को, तो भी समझ में आ जाएगा। कथन कारण में देते हैं तो भी समझ में आ जाएगा। फिर पेपर में क्वेश्चन तो दूंगा इसके मैं आप लोगों को टेस्ट पेपर में। तो मेरी इस बात से आप समझ पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों कि राजनीतिक संस्कृति का आधार समाज की सामान्य संस्कृति है। तो इसमें हमें क्या करना, राजनीति को पढ़कर समाज को नहीं समझना, समाज को पढ़कर राजनीति को समझना है। यानी राजनीतिक संस्कृति उपागम राजनीति का ज्ञान प्राप्त करके संस्कृति को समझने का अध्ययन नहीं है, बल्कि संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करके राजनीति को समझने की वकालत करता है। संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करके राजनीति को समझने की कोशिश करता है, ताकि यह जाना जा सके कि इस राजनीतिक व्यवस्था में क्या समस्याएं हैं, इस राजनीतिक व्यवस्था की क्या मूल प्रवृत्तियां हैं, इस राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इस राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह से कार्य करना है, इस राजनीतिक व्यवस्था के सामने क्या लक्ष्य हैं, यह राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से अपना विकास और अपना आधुनिकीकरण प्राप्त कर पाएगी। पढ़ा के आया हूं आप लोगों को राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण। यानी आज ये समझिए कि तुलनात्मक राजनीति के अभी तक जितने भी सिद्धांत मैंने पिछले 10, 12, 15 जितनी भी कक्षाएं हो गई हैं आपकी, उनमें जो मैंने राजनीतिक व्यवस्था उपागम पढ़ाया, जो संरचनात्मक प्रकारकों को उपागम पढ़ाया और जो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण पढ़ाया, उन सभी का जो ग्राउंड है ना, वो राजनीतिक संस्कृति उपागम है। आज ये समझ लीजिए। तो अगर राजनीतिक संस्कृति उपागम को समझ गए विद्वान ने कहा, तो इसके माध्यम से हम जान जाएंगे कि पर्टिकुलर जो राजनीतिक व्यवस्था व्यवहार कर रही है ना, वो व्यवहार करने के पीछे उनकी प्रेरक शक्तियां क्या है। जो राजनीतिक गत्यात्मकता, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हमको दिखाई दे रहा है, जो व्यापक मात्रा में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हमको संचालित होती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं जन आंदोलन दिख रहे हैं, कहीं नागरिक समाज की संस्थाएं स्टैब्लिश होती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं चुनाव पर चुनाव दिखाई दे रहे हैं, कहीं संविधान बार बार बनते हैं और फिर बदल दिए जाते हैं, कहीं संविधान बिल्कुल स्थायी हो गए हैं, संशोधनों के माध्यम से परिवर्तित हो रहे हैं, कहीं नई न्यायिक व्याख्याएं दिखाई दे रही हैं, कहीं धर्मतंत्र की भूमिका प्रबल हो गई है, कहीं चमत्कारी या करिश्माती नेतृत्व प्रबल हो गए हैं, कहीं इमरजेंसी जैसी स्थितियां देखी जा रही हैं, कहीं जनता जो है वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के उतरती हुई दिखाई दे रही है, कहीं शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो और कहीं सत्ता एक ही जगह केंद्रित कर दी गई है, कहीं सत्ता को बिल्कुल इकाइयों तक बांट दिया गया है, कहीं उत्तरदायित्व का हर स्तर पर पालन करने का प्रयास हो रहा है, कहीं निरंकुश तंत्र के बीज हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी हर राजनीतिक व्यवस्था की जो भी खूबियां हैं, हर राजनीतिक व्यवस्था की जो भी विशेषताएं हैं, हर राजनीतिक व्यवस्था व्यवहार में जिस प्रकार की संरचनाओं को डेवलप कर रही है और जिस प्रकार की प्रकारियों को, जिस प्रकार के फंक्शंस को वो परफॉर्म कर रही हैं, जो उनकी भूमिकाएं दिखाई दे रही हैं, जो उनके रोल दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं एक ही संरचना सारे कार्य कर ले रही है और कहीं कहीं किसी किसी जगह हर संरचना, हर कार्य के लिए अलग अलग संरचना डेवलप हो रही है। कहीं कहीं नौकरशाही जो है वो बड़ी कुशल हो गई है और कहीं कहीं नौकरशाही अभी भी अवैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है। कहीं कहीं भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया और कहीं कहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उस देश की सामाजिक व्यवस्था और व्यवस्था के अंतर्गत उस देश की सामाजिक संस्कृति, और संस्कृति बनती है लोगों से। तो इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक संस्कृति उपागम 2 बिंदुओं पर काम करता है। राजनीतिक संस्कृति उपागम जो है ना, अभी इनको वापस दिखाऊंगा, राजनीतिक संस्कृति उपागम व्यष्टि और समष्टि 2 स्तरों पर कार्य करता है। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति उपागम व्यष्टि और समष्टि 2 स्तरों पर कार्य करता है। व्यष्टि स्तर पर यह मनोविज्ञान और
समष्टि स्तर पर यह समाज शास्त्र को प्रस्तुत करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अतः राजनीतिक संस्कृति उपागम एक मनोसमाज शास्त्रीय अवधारणा भी है। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत यह सीखने का प्रयास किया जाता है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत संस्कृति के तत्व यानी मूल्य, विश्वास, अभिरुचियां, मनोवृत्तियां किस प्रकार की हैं। एक लाइन और लिखता हूं फिर वापस समझते हैं। यदि समाज की संस्कृति के इन तत्वों का ज्ञान हासिल कर लिया जाए, तो राजनीतिक व्यवहार, देखिए वहीं वापस आ गए उसी लाइन पर, राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक अभिमुखीकरण के चरों कह लीजिए या परिवर्तनों को जान पाना आसान हो जाता है। एक मैं स्लाइड और बना देता हूं, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। ये एक छोर पर व्यष्टि है और एक छोर पर समष्टि है, ठीक है। ये मनोविज्ञान है और ये समाजशास्त्र है, ठीक है। और ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। और यहां जो है वो राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। अगर यहां हम देखते हैं मनोविज्ञान में तो ये व्यक्तिगत स्तर पर है, व्यक्ति के स्तर पर, और यहां समाज के स्तर पर, ठीक है। मैं एक बार स्लाइड्स दिखाता हूं आपको, है ना, फिर वापस समझते हैं इसको। ई नोट्स भी अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि काफी कुछ परिभाषाएं मैं ई नोट्स में देता हूं, 3-3, 4-4 परिभाषाएं, ठीक है। उनको याद करना है कि मैंने बताया राजनीतिक संस्कृति में परिभाषाएं आती हैं, विशेषताएं पूछ लेते हैं,
इसके जो मॉडल है, मॉडल ही कहना चाहिए उसे, संकुचित है, प्रजाभावी है, सहभागी है, ठीक है, वो मॉडल हम कह सकते हैं उनको, या ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण है, भावात्मक है, मूल्यांकनात्मक है, या फिर वो पूछ लेते हैं मिश्रित रूप कर देते हैं उसका, ठीक है। तो ये कठिन नहीं आता है, लेकिन थोड़ा समझने का बड़ा इंटरेस्टिंग बिंदु, और इसको छोड़ना नहीं है। देखिए सरल को तो छोड़ना ही नहीं है, कठिन को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। सरल को इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि सरल क्वेश्चन जो होता है ना, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, सरल क्वेश्चन यदि आपसे गलत हो गया गलती से भी, तो आप ये समझिए कि हमारी जो OMR शीट है जिसपे आपने टिक किया है, गोले वगैरह भरे हैं, वो कई सैकड़ों OMR शीट के नीचे दब जाएगी अगर सरल क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। ये याद रखिए हमेशा, ये नियम है एग्जाम के कुछ जिनको फॉलो करना होता है। अगर सरल क्वेश्चन गलत हो गया, गलती से गलत हो गया, या इग्नोरेंस से, हमारी लापरवाही से गलत हो गया, तो आप समझिए कि सैकड़ों OMR शीट के नीचे दब गई OMR शीट। अब उसे बाहर निकालने के लिए फिर उसको जोड़ लगेगा उसको, तो जोर कैसे लगेगा, जब और क्वेश्चन हम सही करते जाएंगे तब वो अपने आप OMR शीट ऊपर आती जाएगी, ये सीधी सी बात। और अगर कठिन क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, कठिन क्वेश्चन, तो आप समझिए कि आप मेरिट के नजदीक आते जाएंगे। कठिन क्वेश्चन मेरिट में आपको स्टैंड कराएगा। याद रखिए आपकी जो रैंक है, जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ के ऊपर आपको लेकर जाएगा कठिन क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कठिन क्वेश्चन छटते जाएंगे ना वहां से भीड़। लेके सरल क्वेश्चन, तो कठिन क्वेश्चन तो सही करना ही, क्योंकि मेरिट में स्थान लाना है। और सरल क्वेश्चन इसलिए सही करना है ताकि OMR शीट हमारी स्टैंड कर सके दूसरी OMR शीट के बीच में। याद रखिए, दो नियम है बेसिक, याद रखिए। फिर मैं बताते रहता हूँ बीच बीच में, पिछले साल भी खूब बीच में खूब मोटिवेशनल वीडियोस भी, खूब बीच में बातचीत भी करता रहता था, इस बार भी करेंगे। अभी तो इस बार तो हमने काफी आराम से, बहुत शुरू से इस चीज को पढ़ाना चालू कर दिया है, और अभी तो बिल्कुल आराम से चीजें बता रहे हैं। तो बस आप करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, तैयारी अच्छे से करेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। मैं वापस पे आता हूँ। देखिए मैं यहाँ दिखा रहा था आपको, ये तो एक तथ्यात्मक क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लेते हैं, इस क्वेश्चन याद रखिएगा। आमंड का नाम पूछ लेते हैं, 1956 है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, एक जर्नल में उन्होंने आर्टिकल लिखा, वहाँ राजनीतिक संस्कृति पदबंध का उन्होंने प्रयोग कर दिया था। अच्छा, इसको संरचनात्मक प्राकारात्मक उपागम हमने जब पढ़ा था ना, तब भी हमने इसकी बात की थी, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग इनके द्वारा किया गया। और फिर राजनीतिक संस्कृति उपागम के अंतर्गत संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करके, ठीक है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, संस्कृति का ज्ञान। और संस्कृति का मतलब होता है मूर्त और अमूर्त व्यवस्थाएं। मूर्त जो दिखती है, जैसे खान पान, भाई राजस्थान की संस्कृति में दाल बाटी चूरमा, सीधी सी बात है। गुजरात की संस्कृति में खमन ढोकला, ठीक है। साउथ की संस्कृति में इडली सांबर डोसा है, खान पान तो दिखता है ना हमको, सीधा सा हिसाब है। तो संस्कृति में मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के तत्व हैं, ठीक है। तो एक मूर्त तत्व है खान पान, रहन सहन है, कहीं पगड़ी पहनी जा रही है, कहीं कुर्ता पैजामा है, कहीं कोट पैंट टाई पहनी जा रही है, ठीक है, कहीं धोती लुंगी पहनी जा रही है, ठीक है। ये सारा एक दिखते हुए पक्ष है। बोली भाषा है, लिटरेचर है, संस्कृति का पार्ट है, ठीक है। आप तो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, आभूषण से पता चल जाता है हमको, ठीक है, आभूषणों से पता चल जाता है भाई ये पहाड़ी क्षेत्र का आभूषण है, ये कोई मैदानी क्षेत्र का आभूषण है, ठीक है। पहनावे से पता चल जाएगा, आप सोचिए जरा, ठीक है। चाल ढाल, बोली भाषा, दिखने के ढंग से, हाइट, हेल्थ, जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसे पता चल जाएगा। तो संस्कृति का मूर्त तत्व हो गया, ये तो मूर्त तत्व समझिए है। और एक है अमूर्त तत्व। अमूर्त तत्व है जो उनके विचार है, जो उनके विश्वास है, जो उनके मूल्य है, जो उनकी अभिरुचियां हैं। एक जगह के लोग अपनी भाषा के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध हो सकते हैं, दूसरी भाषा सीखना ही नहीं चाहते। एक जगह के लोग हो सकते हैं विभिन्न भाषाओं को सीखना चाहते हैं। एक जगह के लोग हो सकते हैं जो धर्म तंत्र में, धार्मिकता में बहुत अधिक यकीन करते हैं, इतना यकीन करते हैं कि कभी कभी धार्मिकता कट्टरता में तब्दील हो सकती है। और एक जगह के लोग हो सकते हैं वो बिल्कुल एक प्रकार के लौकिकीकरण को प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी धर्म निरपेक्षता की ओर बात कर सकते हैं। एक जगह के लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि कबीलाई समाज के नियमों को, परंपरागत रीति रिवाजों को, रूढ़ी भी कभी कभी कह देते हैं उनको शब्द, प्रथाओं को मानते हैं, उनमें असीम आस्था, असीम श्रद्धा। एक तरफ के लोग ऐसे हो सकते हैं जो वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देते हैं, वैज्ञानिक तकनीक को पसंद करते हैं। एक जगह के लोग हो सकते हैं जो कि परंपरागत ज्ञान और परंपरागत कौशल को ही संरक्षित रखने पर बल देते हैं। एक संस्कृति के लोग आधुनिक नवाचारों पर बल देते हैं, ठीक है। एक लोग हो सकते हैं जो बड़ा सादगीपूर्ण जीवन पसंद करते हैं, एक जगह हो सकते हैं जो विलासितापूर्ण जीवन पसंद कर सकते हैं। एक गांव की संस्कृति को पसंद कर सकते हैं, शहरों की संस्कृति पसंद कर सकते हैं।
एक कृषि को पसंद कर सकते हैं, एक पशुपालन को पसंद कर सकते हैं, और एक जो है इंडस्ट्रीज को पसंद कर सकते हैं। ये सब उस समाज की संस्कृति के तो पार्ट है। तो संस्कृति के अंतर्गत हमारे मनोभाव, हमारी व्यक्तिगत अभिरुचियां, हमारे मूल्य, हमारे विश्वास, हमारा दृष्टिकोण, हमारा सोचने समझने का ढंग, हमारा बोलचाल का ढंग। देखिए मैं संस्कृति को व्यापक रूप से समझा रहा हूं आपको, तब तो रांतिक संस्कृति क्लियर हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। हमारी दिक्कत यह है कि रांतिक संस्कृति उपागम पढ़ते समय हम संस्कृति को तो पढ़ते नहीं है, जबकि संस्कृति इसका आधार है। संस्कृति के ज्ञान का सहारा लेकर राजनीति को समझने की कोशिश, ताकि उन विषयों को जाना जा सके जो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व को, उसके संतुलन को बढ़ावा देती हैं। शासक वर्ग, शासन प्रणाली, शासन की प्रक्रिया की वैधता किस तरीके से प्राप्त होगी, इसको बताती हैं। राजनीतिक व्यवहारों को, राजनीतिक गत्यात्मकता को, राजनीतिक अभिमुखीकरण, 3 बातें याद रखिए। राजनीतिक व्यवहार, क्योंकि व्यवहारवाद से आए हैं ना सारी चीजें। देखिए व्यवहारवाद 1945 के बाद व्यवहारवाद तो अपनी विकास की एक जबरदस्त अवस्था को उसने प्राप्त किया है, जिसका प्रभाव राजनीति विज्ञान के सभी क्षेत्रों पर पड़ा है, चाहे अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे खुद राजनीति विज्ञान हो, चाहे तुलनात्मक राजनीति हो। तुलनात्मक राजनीति तो एक नए विषय, नए अनुशासन के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जिसका नाम ही तुलनात्मक राजनीति। उसका मतलब यह है कि विश्व की विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में हो रहे संरचनात्मक और प्राकारात्मक परिवर्तनों को समझ लिया जाए, यह जान लिया जाए कि परिवर्तन क्यों हुए हैं, उनका वर्तमान क्या है और भविष्य में किस प्रकार का आचरण करेंगे। यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक राजनीति जरूरी। अतीत में किसी व्यवस्था के समक्ष ऐसा संकट उत्पन्न हुआ था, तब उसने ऐसा व्यवहार किया था, आज वो व्यवस्था इस प्रकार का आचरण कर रही है, भविष्य में उससे इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाएगी। तो तुलनात्मक राजनीति अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों का दृष्टिकोण देती है हमको। और उसके अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति उपागम उस समाज जिसकी व्यवस्था के भीतर सारी उपव्यवस्थाएं प्रस्तुत हुई थी। याद कीजिए, शुरू की पहली या दूसरी क्लास याद कीजिए आज, या इस क्लास के समापन होने के बाद, आज जब कंप्लीट करेंगे इस क्लास को, उसके बाद वापस से पहला या दूसरा वीडियो देख लीजिएगा तुलनात्मक राजनीति का, वापस जुड़ जाएंगे इससे अच्छे से। उसमें मैंने ये समझाई थी बातें कि ये पूरी जो व्यवस्था है, ये समाज की व्यवस्थाओं की उपव्यवस्था है। यानी समाज अपने आप में एक सबसे बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि समाज अर्वाचीन है, समाज सबसे प्राचीन है। समाज जो है व्यक्ति का स्वाभाविक साहचर्य है। इसलिए तो अरस्तु ने कहा कि मैन बाय नेचर इज ए सोशल बीइंग, सोशल एनिमल। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता मतलब साहचर्य, सामुदायिकता, समूह में रहना, संबंधों में जीता है मनुष्य, संबंधों में। और इन संबंधों का पालन किससे करता है वो? मूल्यों से, विश्वासों से, अभिरुचियों से, आदान प्रदान से। यही तो उसकी संस्कृति है। तो संस्कृति क्या करती है? संस्कृति व्यक्ति के मन को और उसकी व्यवहार को, उसकी क्रियाओं को, उसके रुझानों को समझाती है। इसलिए हमने क्या कहा कि व्यक्ति के स्तर पर यह मनोविज्ञान को प्रस्तुत करती है और समाज के स्तर पर यह समाजशास्त्र को प्रस्तुत करती है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाज के ढांचे का और उसके प्रक्रियाओं का, उसके व्यवहार का, उसकी गत्यात्मकता का, उसके मूल्यों का, उसकी अभिरुचियों और अभिमुखीकरण का। यही तो अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। समाज की ढांचे, उसकी प्रक्रिया, उसके मूल्य, उसकी अभिवृत्तियां, उसकी अभिरुचियां, उसके अभिमुखीकरण का अध्ययन कर लिया जाए, यह समाजशास्त्र है। और मनोविज्ञान क्या कहता है कि उस समाज के भीतर जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का खुद का चरित्र, उसकी खुद की सोच, उसका दृष्टिकोण, उसके रुझान, उसकी क्रियाएं, उसका सोचने का ढंग, उसकी क्रियाएं करने का ढंग, उसका चुनौतियों का सामना करने की प्रवृत्ति, उसकी समस्याओं से बाहर निकलने की प्रवृत्ति, उसकी जिज्ञासाएं, उसका ज्ञान, उसका कला कौशल, उसकी तकनीक। इसलिए राजनीतिक संस्कृति उपागम जहां एक और मनोविज्ञान से हमें जोड़ता है, वहीं हमें समाजशास्त्र से तो ये अंत अनुशासनात्मकता को भी प्रस्तुत करता है। यानी राजनीतिक संस्कृति उपागम उस संधि रेखा पर खड़ा है जहां एक तरफ मनोविज्ञान और एक तरफ समाजशास्त्र को इससे जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो अंत अनुशासनात्मक व्यवस्था है उसको भी अपने साथ लेकर चलता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए इस बात को। मनो समाजशास्त्रीय अवधारणा इसको बोल देते हैं, साइकोलॉजी को और सोशियोलॉजी को जोड़ता है। और हम ये तो पढ़कर आए हैं कि व्यवहारवाद ने अंत अनुशासनात्मकता को एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में अंगीकार किया राजनीति विज्ञान में। और अंत अनुशासनात्मकता का मतलब है कि किसी भी विषय से अगर हमें कुछ मिलता है तो निसंकोच प्राप्त कीजिए, और किसी विषय को यदि हम कुछ सिखा सकते हैं तो निसंकोच सिखाइए, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो और चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे नीति शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो। ठीक है, तो यहां हम राजनीतिक संस्कृति उपागम के माध्यम से राजनीति को, तुलनात्मक राजनीति को
समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों के निकट संपर्क में ले आते हैं। इसके कारण हमें क्या होता है, अमूर्त और मूर्त दोनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संस्थाओं का और प्रक्रियाओं दोनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मूल्यों का और अभिरुचियों दोनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विश्वासों का और अभिमुखीकरण का दोनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति पर्टिकुलर किसी व्यवस्था को लेकर क्या सोचता है, क्या चाहता है और क्या करता है, इन तीनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक होंगे। व्यक्ति पर्टिकुलर किसी व्यवस्था को लेकर क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या वो करता है, उस व्यवस्था में खुद को कहां देखता है, उस व्यवस्था में वो खुद को कहां फील करता है, कहां महसूस करता है, उस पर्टिकुलर व्यवस्था में वो अपनी भूमिका को कहां समायोजित करने की कोशिश करता है, कहां एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उस पर्टिकुलर व्यवस्था में वो अपनी भूमिका को कहां तक बढ़ाकर कहां तक अभिवृद्ध करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है, ये उसकी सहभागिता में प्रस्तुत होता है। ये उसकी नियमों को मानने और उनको बनाने की प्रक्रिया में तय होता है। जब हम लिखते हैं कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हर भारतीय नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करेगा, कर सकेगा प्रयोग, तो हम यही तो बता रहे हैं कि इस देश का जो समाज है वो समाज सहभागिता को प्रोत्साहन देता है। यही सहभागिता जो सामाजिक व्यवस्था में है, यही राजनीतिक व्यवहार में परिलक्षित होती है। इसलिए भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न केवल चलन में है बल्कि अत्यधिक सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। 1950 से लेकर के और टिल नाउ, आज की डेट तक, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक क्रांति है, गजब की क्रांति है, जिसने भारत के राजनीतिक भाग्य को लिखा है। संसदों को, राज्य विधानमंडलों को, स्थानीय निकायों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारी राजनीतिक संरचनाओं को इसने निर्मित किया है। तो यह हमारी समाज के सामान्य संस्कृति से उत्पन्न हुआ। कि हमारी संस्कृति लोगों की सहभागिता को, लोगों के विचारों के आदान प्रदान, स्वतंत्र मुक्त चिंतन को, विमर्श को बढ़ावा देती है। इसलिए हम यकीन करते हैं कि ये जो विमर्श, ये जो स्वतंत्र मुक्त चिंतन है, ये जब राजनीति में परिलक्षित होगा, राजनीति में जब ये प्रस्तुत होगा, तो ये अधिक उत्तरदायी और अधिक प्रतिनिधिपूर्ण शासन को प्रस्तुत करेगा। इसी को हम जानने के लिए तुलनात्मक राजनीति में जिस उपागम को लेकर आते हैं उसका नाम राजनीतिक संस्कृति उपागम है, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है। अब एक बार स्लाइड हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि 2 क्लासेस में हमको राजनीतिक संस्कृति उपागम देखना होगा। अभी तो काफी चीजें बची हैं इसमें। एक बार इन स्लाइड्स को देख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति उपागम के अंतर्गत संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करके राजनीतिक विषयों को जानने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से व्यक्तियों के राजनीतिक अभिमुखीकरण और राजनीतिक मनोभावों को समझने की कोशिश की जाती है। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, ठीक है, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स हैं, उनको समझने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति उपागम व्यष्टि और समष्टि 2 स्तरों पर कार्य करता है, ये मैं समझा चुका हूं। व्यष्टि और समष्टि 2 स्तरों पर कार्य करता है। व्यष्टि स्तर पर यह मनोविज्ञान और समष्टि स्तर पर समाजशास्त्र को प्रस्तुत करता है, ठीक है। व्यष्टि स्तर पर यह मनोविज्ञान को और समष्टि स्तर पर यह समाजशास्त्र को प्रस्तुत करता है। अतः राजनीतिक संस्कृति उपागम एक मनोसमाजशास्त्रीय अवधारणा है, ये याद रखें, विशेष रूप से मैं समझा चुका हूं। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत यह सीखने का प्रयास, अच्छा ये ध्यान रखिए, सीखने का प्रयास, ये जो सीखने की प्रक्रिया है ना, दैट इज कॉल्ड राजनीतिक समाजीकरण। इसका मतलब राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक समाजीकरण से भी है। ये जो राजनीतिक संस्कृति है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब राजनीतिक समाजीकरण से भी है। तो राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत यह सीखने का प्रयास किया जाता है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत संस्कृति के तत्व, मूल्य, विश्वास, अभिरुचियां, मनोवृत्तियां किस प्रकार की हैं, ठीक है। और यदि समाज की संस्कृति के तत्वों का ज्ञान हासिल कर लिया जाए तो राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक अभिमुखीकरण के चरों या परिवर्तियों को जान पाना आसान होता है। अभी क्या है चर, परिवर्ते, ये हम सेकंड क्लास में बात करेंगे अभी, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक संस्कृति उपागम को ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जो नेक्स्ट क्लास में हमारी बात करेंगे, यहां से आगे हम बढ़ेंगे कि राजनीतिक संस्कृति उपागम को जब परिभाषित करने की बारी आई तो आमंड ने और
ल्यूसियन पाई ने, सिडनी वर्बा ने, मूल रूप से इन तीन विचारकों की परिभाषा हम इसमें काम लेते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से। वो किस रूप में परिभाषित करते हैं, और साथ ही राजनीतिक संस्कृति को समझाते समय राजनीतिक संस्कृति का आधार किस प्रकार से भूगोल को, किस प्रकार से इतिहास को, किस प्रकार से विचारधाराओं को, किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक संरचना और किस प्रकार समाज की सामान्य संस्कृति को बनाया जाता है। राजनीतिक संस्कृति को समझते समय हम किस प्रकार आंग्ल अमेरिकी व्यवस्था, किस प्रकार महाद्वीपीय यूरोपीय राज्य व्यवस्था, किस प्रकार से अपश्चिमी या गैर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था और किस प्रकार से सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्था को देखते हैं। और उसके बाद हम ये जान पाएंगे कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते समय व्यक्ति के अपने जो अभिमुखीकरण है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, उसकी सोच, उसका रुझान, उसकी दशाएं, उसकी दिशाएं किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अर्थात उसका ज्ञान, उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण, जो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण के रूप में वहां प्रस्तुत होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक संस्कृति उपागम पर एक मैंने ओवरऑल एक व्यू देने का यहाँ प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी जो इसके आगे के पार्ट्स हैं इन पर बात करेंगे, और साथ ही इस राजनीतिक संस्कृति उपागम का जब समापन करते हुए जाएंगे तब हम राजनीतिक संस्कृति के साथ नागरिक संस्कृति को भी समझने की कोशिश करेंगे कि नागरिक संस्कृति होती क्या है और किस प्रकार से आमंड और सिडनी वर्बा ने जो अपनी किताब लिखी 1963 में, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, वहां किस प्रकार का चिंतन प्रस्तुत किया, और फिर 80 के दशक में सिविक कल्चर रिविजिटेड, उसका पुनरुत्थान के माध्यम से किस प्रकार से वो एक वैकल्पिक सिद्धांत की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, वहां तक हम इस टॉपिक को लेकर आएंगे अध्ययन के लिए। ठीक है, तो मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब सकारात्मक बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।